हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हारून। 10वीं मराठी के अक्षर भारती के कृति पत्रिका में एक प्रश्न होता है विराम चिन्ह। इस टॉपिक पर 2 मार्क के लिए एक प्रश्न पूछा जाता है। अब ये 2 प्रकार से पूछा जाता है। एक प्रकार तो ये होता है कि खालील वाक्यातील विराम चिन्ह ओळखा। यहाँ पर क्या होता है कि आपको एक सेंटेंस दिया रहेगा और उसमें कितने विराम चिन्ह है वो पॉइंट आउट करके उन विराम चिन्हों के नाम लिखना है। अगर इस प्रकार से नहीं आया तो दूसरे प्रकार से पूछते हैं वो कि खालील वाक्यात योग्य विराम चिन्ह योजा या फिर खालील वाक्यात योग्य विराम चिन्ह लावा। मतलब विराम चिन्ह का उपयोग आपको करना होगा। तो विदाउट विराम चिन्ह के वाक्य दिया रहेगा, उसमें आपको प्रॉपर विराम चिन्हों का उपयोग करना होगा। तो उसके सबसे पहले तो मैं विराम चिन्ह का परिभाषा या व्याख्या आपको बताता हूँ। विराम चिन्ह किसे कहते हैं, पंक्चुएशन मार्क किसे कहते हैं। देखो, आपण बोलताना संवाद साधताना मधून मधून थांबतो, यालाच विराम असे म्हणतात। जब भी हम कॉन्वर्सेशन करते, किसी से बातचीत करते तो हम क्या है, बीच बीच में रुकते, इसे विराम कहते हैं। विराम यानी पॉज लेना, रुकना कहते हैं। आणि असे विराम वेगवेगळ्या चिन्हांनी दाखवले। यही विराम जो पॉज लेते, बीच बीच में हम रुकते, ये अलग अलग चिन्हों से चिन्हांकित किया जाता है, बताया जाता है। यालाच विराम चिन्ह असे म्हणतात। इसी को विराम चिन्ह या पंक्चुएशन मार्क कहते हैं। अब मैं आपको विराम चिन्ह और हर एक विराम चिन्ह का उपयोग कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहला विराम चिन्ह है हमारा पूर्ण विराम। पूर्ण विराम डॉट ऐसे फुल स्टॉप होता है, इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं। पूर्ण विराम ऐसे होता है। अब देखो उसको कब कब उपयोग किया जाता है, ये मैंने यहाँ पर लिखा हूँ, मैं आपको बता। वाक्य पूर्ण झाले आहे हे दर्शविण्यासाठी, यानी जो सेंटेंस आप बोल रहे या लिख रहे हैं वो कंप्लीट हुआ ये दिखाने के लिए पूर्ण विराम का उपयोग किया जाता है। दूसरा नियम क्या है, शब्दांचे लघुरूप यानी शॉर्ट फॉर्म दर्शविण्यासाठी, यानी लघु रूप में शॉर्ट फॉर्म में आप कुछ लिख रहे हैं या बोल रहे हैं तब क्या है, पूर्ण विराम का उपयोग किया जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ लिखा BALLB, तो ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है। तो हर एक वर्ड के बाद, हर एक अक्षर के बाद मैंने क्या किया है, यहाँ पे पूर्ण विराम का उपयोग किया है। और ये पहले वाक्य में क्या है, मी वकील आहे, इससे क्या समझ में आता है कि वाक्य कंप्लीट हुआ है, वाक्य पूर्ण झाले आहे, इसलिए लास्ट में क्या है, यहाँ पर पूर्ण विराम का उपयोग किया गया। इस प्रकार से पूर्ण विराम का उपयोग किया जाता है जब वाक्य पूरा होता है या फिर कोई शॉर्ट फॉर्म में कोई शब्द हमें लिखने होते हैं। अब दूसरा विराम चिन्ह है स्वल्प विराम, यानी कॉमा। अंग्रेजी में कॉमा होता है और ये चिन्ह ऐसे होता है स्वल्प विराम। अब स्वल्प विराम कैसे यूज होता है, जेव्हा एका जातीचे शब्द लागोपाठ येतात, यानी एक ही जाति से, यानी एक ही कॉमन नाउन्स या प्रॉपर नाउन भी लेकिन एक जैसे ही आएंगे तब क्या होता है, स्वल्प विराम का उपयोग किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, बागेत जाई जुई मोगरा गुलाब झेंडू इत्यादि फूले, एंड गार्डन में फूलों के नाम दिए गए हैं ना। फूल क्या एका जातीचे आहेत, एक ही प्रकार के फूल है, ये फूलों के नाम है यानी कॉमन नाउन से। तो यहाँ पर क्या है, हर एक फूल के बाद मैंने क्या किया, स्वल्प विराम का उपयोग किया। तो एका जातीचे शब्द लागोपाठ आले, एक के बाद एक आएंगे, एका जातीचे शब्द, तो क्या होगा, स्वल्प विराम का उपयोग किया जाएगा। अब स्वल्प विराम का उपयोग करने का दूसरा नियम क्या है, एकेरी किंवा दुहेरी अवतरणातील वाक्य व बाहेरील वाक्य वेगळे दाखवण्यासाठी। कभी कभी क्या होता है कि दुहेरी अवतरण चिन्ह, डबल इन्वर्टेड कॉमा में कोई एक वाक्य होता है और उसके पहले एक अलग वाक्य होता है, तो दोनों वाक्य में डिफरेंस बताने के लिए स्वल्प विराम का उपयोग किया जाता है। जैसे उदाहरणार्थ शिक्षक म्हणाले, ये एक वाक्य है और इसके बाद मैंने क्या किया, स्वल्प विराम दिया, कॉमा दिया। और यहाँ पे दूसरा वाक्य है अभ्यास करा, डबल इन्वर्टेड कॉमा में। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा का जो वाक्य है अभ्यास करा, इससे अलग दिखाने के लिए, इससे अलग वाक्य शिक्षक म्हणाले ये है दिखाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर स्वल्प विराम का उपयोग किया। ठीक है। अब देखो तीसरा नियम क्या है, अनेक छोट्या घटना वेगळ्या दाखवण्यासाठी, बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं, उसको अलग अलग दिखाने के लिए हमको क्या करना होता है, स्वल्प विराम का उपयोग करते हैं। जैसे उदाहरण, डॉक्टर आले ये एक घटना है, मला तपासले ये एक घटना है, औषध दिले ये एक घटना है, और खुर्चीत बसले, यहाँ पे फुल स्टॉप दिया गया। मतलब हर एक घटना अलग अलग है। डॉक्टर आए, मला तपासले, औषध दिले, तो हर एक घटना के छोटी छोटी घटनाओं के बाद हमने क्या किया, स्वल्प विराम दिया। तीसरा विराम चिन्ह है अर्धविराम यानी सेमीकॉलन। अर्धविराम इस प्रकार से ये चिन्ह है अर्धविराम का। जब इसको कैसे यूज होता है, जेव्हा दोन वाक्यांना उभयान्वी अवयांनी जोड़ले जाते, तो जब दो अलग अलग वाक्य रहेंगे या अलग अलग शब्द रहेंगे और उसको कंजक्शन से यानी उभयान्वी अवय से जोड़ा जाता है, तब अर्धविराम का उपयोग किया जाता है। जैसे उदाहरणार्थ, मी राजेशची खूप वाट बघितली पण तो आला नाही। यहाँ पे दो अलग अलग वाक्य, एक वाक्य है मी राजेशची खूप वाट बघितली और दूसरा वाक्य है पण तो आला नहीं। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हमने क्या किया, अर्धविराम का उपयोग किया।
इसके बाद है अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम ये 2 डॉट होते हैं, इस प्रकार से अपूर्ण विराम का चिन्ह है। कब यूज होता है? जेव्हा वाक्याच्या शेवटी तपशील द्यावयाचा असतो। अब कोई वाक्य आप लिख रहे हो, तपशील यानी डिटेल देना है आपको, तो क्या है, अपूर्ण विराम का उपयोग आप करोगे। जैसे पुस्तकांची यादी खालीलप्रमाणे, यहाँ पर मैंने क्या किया, 2 डॉट दिया। अब इसके बाद तपशील देना है, यहाँ मैंने लिखा नहीं, लेकिन जैसे पुस्तकांची यादी, जैसे आपको लिखना होगा मराठी, हिंदी, इंग्रजी, भूगोल, नागरिक शास्त्र, तो क्या करना होगा आपको, उसके पहले प्रमाणे के बाद 2 डॉट देके विषय के नाम लिखने होंगे। इसी का दूसरा एग्जाम्पल देखो, पुढील क्रमांकाचे विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले। हमको यहाँ पे अपूर्ण विराम का उपयोग किया। अब तपशील देना है, यानी डिटेल देना है, यानी कौन कौन से क्रमांक के रोल नंबर के विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, पास हुए। तो यहाँ पे मैंने लिखा 1, 8, 9, 15, 18। इस प्रकार से अपूर्ण विराम का उपयोग किया जाता है। देखो इसके बाद है प्रश्न चिन्ह। ये बहुत ईजी है, हम सबको पता है, क्वेश्चन मार्क होता है। प्रश्नार्थक वाक्याच्या शेवटी, यानी जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा, ऐसे वाक्य के एंड में प्रश्न चिन्ह यूज किया जाता है। जैसे आपले नाव काय, महाराष्ट्राची राजधानी कोणती, और प्रश्न चिन्ह दिया जाता है। इसके बाद है उद्गारवाचक चिन्ह। ऐसे होता है उद्गारवाचक चिन्ह, एक्सक्लेमेशन मार्क। अब इसका यूज़ कब किया जाता है? उत्कट भावना व्यक्त करणाऱ्या वाक्याच्या, ऐसा वाक्य होता है हमारी भावनाएं, इमोशंस व्यक्त होती है, चाहे वो दुख की हो, सुख की हो, या फिर अचरज की हो, आश्चर्य की हो, तो ये सब भावनाएं व्यक्त होती है। जैसे किती सुंदर आहे ते बाळ, ये खुशी की भावना है, आनंद की भावना है। बापरे केवढा मोठा सांप, ये आश्चर्य की भावना है। अरे रे फायर वाइट झाले, ये दुख की भावना है। तो इस प्रकार से एक्सक्लेमेशन मार्क या उद्गारवाचक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। देखो इसके बाद है एकेरीय उतरण चिन्ह, यानी सिंगल इन्वर्टेड कोमा। एखाद्या विशिष्ट शब्दावर जोर द्यावयाचा असल्यास, यानी किसी पर्टिकुलर वर्ड पे हमको एम्फेसाइज करना है, जोर देना है, उसका महत्व बताना है, या फिर जो रीडर है उसके पढ़ने वाले का ध्यान उस वर्ड की ओर आकर्षित करना है, बताना है, तो हम क्या करते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का उपयोग करते हैं। जैसे पुणे हे विद्येचे माहेरघर आहे। विद्येचे शब्द को मैंने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा एकेरी अवतरण चिन्ह क्यों दिया? क्योंकि मुझे बताना है कि पुणे माहेरघर आहे, कशाचे, विद्येचे, है ना, नॉलेज का या विद्या का माहेरघर पुणे शहर है। दूसरा उदाहरण, अहमदनगर है ऐतिहासिक शहर है। अब ऐतिहासिक को एकेरी अवतरण चिन्ह क्यों है कि ये हिस्टोरिकल शहर है, ये हमें बताना है, इस पर जोर देना है, ऐतिहासिक शब्द पर एम्फेसाइज करना, इसलिए क्या है, एकेरी अवतरण चिन्ह का इस प्रकार से उपयोग किया जाता है। अब आगे है दुहेरी अवतरण चिन्ह, यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा। अब देखो इसका क्या है, एखाद्या व्यक्तीच्या तोंडचे वाक्य जेव्हा जसेच्या तसे सांगायचे असते, जो यानी किसी व्यक्ति के मुंह से निकला हुआ सेंटेंस एज इट इज़ हम कोट कर रहे हैं, दूसरे को बता रहे जैसे कि तैसा, तब क्या है, दुहेरी अवतरण चिन्ह या डबल इन्वर्टेड कॉमा का उपयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल, गुरुजी मी नापास होणार असे निरंजन म्हणाला। अभी गुरुजी मी नापास होणार ये सेंटेंस किसके मुंह का है, कि कोणाच्या तोंडाचं वाक्य आहे ये, तो ये निरंजन ने बोला हुआ है। तो गुरुजी मी नापास होणार एज इट इज़ कोट किया गया, जो निरंजन ने कहा, निरंजन के मुंह से जो बात निकली हो। तो जब किसी के मुंह का सेंटेंस एज इट इज़ हम कोट करते हैं, तब दुहेरी अवतरण चिन्ह या डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद है संयोग चिन्ह। संयोग चिन्ह का उपयोग, देखो संयोग चिन्ह से छोटा सा डैश होता है, इसका उपयोग कब किया जाता है, दोन शब्द जोड़ताना, जब 2 शब्दों को जोड़ा जाता है, खास करके जोड़ शब्द होते हैं, जैसे विद्यार्थी प्रतिनिधि, कधी कधी, 10, 12, 100, 125, इस प्रकार से शब्द को जोड़ा जाता है, तब संयोग चिन्ह का उपयोग किया जाता है। दूसरा नियम क्या है, ओळीच्या शेवटी शब्द अपुरा राहिला है। सपोज आप एक सेंटेंस लिख रहे हो और उस सेंटेंस लिखते लिखते क्या है, एक लाइन खत्म हो गई और उसे कंटिन्यू करना है आपको दूसरे लाइन में, तब क्या होता है, शब्द अपूरा रह ले, तो फिर आप क्या करते हो, संयोग चिन्ह देकर उसके नीचे वाली लाइन में सेंटेंस कंटिन्यू करते हैं। तो संयोग चिन्ह का मतलब होता है कि इसके बाद भी सेंटेंस कंटिन्यू है। जैसे इसका उदाहरण ये है, मी आदर्श विद्यालयाचा इयत्ता 10वीचा विद्यार्थी है। विद्यालयाचा के बाद क्या है, सेंटेंस कंटिन्यू है, लेकिन यहाँ पर जगह न होने के कारण मैंने क्या, इयत्ता शब्द इधर लिखा, नीचे वाली लाइन में लिखा। तो उसके पहले हमको क्या करना है, संयोग चिन्ह देकर ये बताना है कि शब्द वाक्य कंटिन्यू किया जा रहा है। ओके, तो इस प्रकार से संयोग चिन्ह का उपयोग किया जाता है। अब इसके बाद है देखो 10वां अपसारण चिन्ह। अपसारण चिन्ह क्या है, जो डैश होता है संयोग चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है, उसे अपसारण चिन्ह कहेंगे। इसका उपयोग कब किया जाता है, स्पष्टीकरण द्यावयाचे असल्यास, मतलब किसी के बारे में हम कुछ बता रहे हैं लेकिन एडिशनल जानकारी हमको देना है, अधिक जानकारी देना है जिसके भी बारे में हम बात कर रहे हैं, तो तब अपसारण चिन्ह देकर बताया जाता है। जैसे तो मुलगा जो काल आपल्या संघाबरोबर खेळला होता, तो मुलगा उस लड़के के बारे में बताया गया। अब
अपसारण चिन्ह देखिए क्या है, स्पष्टीकरण दिया गया, एक्सप्लेन किया गया, उसको एडिशनल जानकारी दी गई. क्या दी गई? जो काल आपल्या संघाबरोबर खेळला आणि जो कल हमारे टीम के साथ खेला था, यानी उस मुलगा उस लड़के के बारे में ज़्यादा जानकारी यहाँ पर दी गई. तो यहाँ पर ऐसे सेंटेंस में अपसारण चिन्ह का उपयोग किया जाता है. अब अपसारण चिन्ह का दूसरा नियम क्या है? बोलता बोलता विचार मालिका तुटल्यास, यानी हम कुछ बात कर रहे हैं और अचानक से हमारे थिंकिंग प्रोसेस मतलब टूट गई या आगे हम कुछ बताना नहीं चाहते, तो ऐसे वक्त में क्या है, अपसारण चिन्ह का उपयोग किया जाता है. जैसे मी तिथे गेलो पण, अभी हमको आगे नहीं बताना है या फिर हमारा कुछ काम अधूरा रह गया है वहाँ जाकर भी, तो हम लिखेंगे मी तिथे गेलो पण और फिर आगे अपसारण चिन्ह का उपयोग करेंगे. फिर आगे देखो विकल्प चिन्ह, यानी इसे ऑब्लिक भी कहते हैं, इसे ऑप्शनल चिन्ह भी बताया जाता है कि दो चीज़ों में ऑप्शन करो. जैसे पर्याय दाखवणे कहेंगे. जैसे उदाहरण क्या है, सत्य असत्य विधाने वर्ग. एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, सत्य असत्य विधाने वर्ग, तो इसको पर्याय चिन्ह मैंने दिया है, विकल्प चिन्ह, तो इसका मतलब क्या है, सत्य या असत्य दोनों में से एक लिखो, दोनों में से एक आंसर आएगा. तो ये ऑब्लिक का या विकल्प चिन्ह का उपयोग किया जाता है. अब देखो शुरू में मैंने आपसे कहा था कि विराम चिन्ह के ऊपर क्या दो प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं. एक प्रकार होता है कि खालील वाक्यातील विराम चिन्ह वर्ग. एक वाक्य दिया जाएगा, उसमें बहुत सारे विराम चिन्ह रहेंगे, पंक्चुएशन मार्क रहेंगे, तो उन विराम चिन्हों को पॉइंट आउट करके आपको क्या है, विराम चिन्हों के नाम लिखने, जो मैंने 10-11 विराम चिन्ह बताए ना, उनके नाम लिखने हैं. तो यहाँ पर मैंने एक ही उदाहरण दिया इसलिए कि बाकी विराम चिन्ह आप याद करो कि विराम चिन्ह कैसा है, उसका साइन कैसा है, ये आप याद करो. तो वाक्य में जितने भी विराम चिन्ह आएंगे उन सब का आंसर आप लिख पाओगे. जैसे मी एका पायावर हो म्हटले, यहाँ पर कितने विराम चिन्ह आए हैं, तो यहाँ पर 2 विराम चिन्ह आए हैं. एक है सिंगल इनवर्टेड कॉमा, देखो यहाँ पे हो को आया है और म्हटले के बाद फुल स्टॉप दिया मैंने, तो इसको कहेंगे एकेरी अवतरण चिन्ह और इसको कहेंगे पूर्ण विराम. इस प्रकार से आप उत्तर लिखोगे. अब इसके बाद देखो दूसरे प्रकार से एक प्रश्न पूछा जाएगा विराम चिन्ह इस टॉपिक पर कि विराम चिन्ह योजा योग्य विराम चिन्हांचा उपयोग करा. मतलब ऐसा सेंटेंस दिया जाएगा जिसमें कोई भी पंक्चुएशन मार्क या विराम चिन्ह नहीं रहेंगे, आपको विराम चिन्ह वहाँ पर अप्लाई करना है, विराम चिन्हों का सही उपयोग करना है. तो जैसे यहाँ पर देखो मैंने हर एक सेंटेंस में सेंटेंस लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर विराम चिन्ह भी मैंने वहाँ पर रेड अक्षर में दिए हैं. और ये क्या है, आपके 10वीं मराठी अक्षर भारती के बुक से मैंने मेन सेंटेंसेस लिए हैं. तो ये VIP वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देख लो, हो सकता है इसी में से बोर्ड एग्जाम में आए. जैसे वनरक्षकाचा पाय वाडक्या काटकीवर पडला आणि कट असा आवाज झाला. अब यहाँ पे कट इस शब्द को एम्फेसाइज करना था लेखक को, तो यहाँ पे सिंगल इनवर्टेड कॉमा दिया गया और सेंटेंस जब कंप्लीट हुआ तो यहाँ पे पूर्ण विराम दिया गया. यहाँ पे देखो सुनीताबाईंनी मला विचारले तुम्हाला शाल दिली तर चालेल काय. तो यहाँ पर क्या लेखक कह रहे हैं कि सुनीताबाईंनी मला विचारले. अब यहाँ पे कॉमा दिया गया और डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्यों यहाँ पे लिखा गया है, क्योंकि सुनीताबाई के मुंह का सेंटेंस उन्होंने जो कहा था एज इट इज़ कोट किया गया. तो तुम्हाला शाल दिली तर चालेल, क्वेश्चन मार्क क्यों कहा गया है, क्योंकि सुनीताबाई ने जो भी कोट किया था वो प्रश्न पूछा था लेखक से. अब आगे देखो मी म्हटले बाबा तुम्ही मला ओळखले. तो लेखक कहते हैं मी म्हटले, वह कॉमा आएगा, थोड़ा पॉज लेंगे रुकेंगे, बाबा फिर पॉज लेंगे रुकेंगे, तुम्ही मला ओळखले. तो बाबा तुम्ही मला ओळखले लेखक के एज इट इज़ कोट किया गया, लेखक ने जो सेंटेंस कहा था तो वो डबल इनवर्टेड कॉमा में दिया गया प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया गया, क्योंकि उन्होंने बाबा से या उस भिक्षेकरी से प्रश्न पूछा था. इसके बाद देखो अरे पंत खाण्याचा आणि वजनाचा काय संबंध, भिकोबा मुसळे म्हणाला. ते म्हणाले माशेलकर तुमची ऊर्जा शक्ती एकत्र करा, काहीही जाणता येईल. भावे सर, जोशी सर, शिर्के सर, श्री मालेगाववाला या साऱ्यांचे माझ्यावर फार मोठे ऋण आहे. 10-12 पावलं चाललो असू तिने हळूच वाव असा आवाज केला. 2 पिल्लं तिच्या मागोमाग निघाली होती, पण दोघांना अद्याप भान नव्हतं. जाताना मोलाचा सल्ला मात्र देऊन गेला, रड़त बसू नको. अब यहाँ पे देखो अपसारण चिन्ह का उपयोग किया गया, क्योंकि उनको जाता मोलाचा सल्ला कौन सा सल्ला दिया वो आगे डिटेल में बताना था. तो उन्होंने सल्ला दिया था निरंजन को, उनके मामा ने, रड़त बसू नको. आगे देखो फारच भयंकर, कल्पना करता येणार नाही असा भयंकर अपघात झाला असता. वाघिणीने नापसंती व्यक्त केली, पण पिल्लांना काहीच देणं घेणं नव्हतं.
आनंदी, खेळकर मुले सर्वांना आवडतात। तू केव्हा आलीस? इस प्रकार से ये उदाहरण मैंने लिए हैं और आप इसको नोटबुक में लिख सकते हैं पूरा वीडियो देखकर। और ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, इसको पूरा देखो। वीडियो लंबा होगा लेकिन एक बार देखोगे तो जो भी विराम चिन्ह के 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है तो 2 में से 2 मार्क आप ले पाओगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि आपके दोस्तों को और 10th और 9th के लिए ये उपयोगी है, तो सभी विद्यार्थियों को इसका फ़ायदा होना चाहिए। इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू ऑल ऑफ यू।